देखिए, जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो आज, इससे होगा क्या क्या। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि आप ज्योतिष के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जो भी उपाय देना चाहेंगे, तो उपाय से भी पहले किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को डायग्नोज करना और एक उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बेहतरीन रेमेडी डिजाइन करना, ये आज की क्लास से ही संभव हो पाएगा। जब आप किसी की कुंडली रीड करते हैं तो प्रेडिक्शंस का जो महत्व है वो एक लेवल पे आने के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आया, जब आपने उसको फलित किया, आपने बहुत सारी चीजें उसको बताई, लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है वो सब बताई, तो फिर वो अपने विजन पे आ जाता है कि उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब बताइए मेरी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम चलिए रिजॉल्व कैसे हो। तो जो आज की क्लास है आपकी, ठीक है, वो आपकी हर प्रकार की जो ज्योतिषीय संबंधित परेशानियां व्यक्ति लेके आता है आपके पास, उन सभी प्रकार की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डायग्नोज कैसे करते हैं, और फिर रेमेडीज डिजाइन कैसे करते हैं। साथ ही साथ जब आप कभी फलित कर रहे होंगे तो भी आज की क्लास की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर मैं दो बातें बोलना चाहूंगा, जो हमने प्रीवियस में क्लास कराई है, अगर उसको अभी तक नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। ठीक है, आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, और जो अगली एक दो क्लासेस होंगी जो कि मैंने आप सबके लिए फ्री कर रखी हैं, वो जो दो तीन क्लासेस हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले प्लानिटरी फ्रेंडशिप पता होनी चाहिए। तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं। प्लानिटरी फ्रेंडशिप, ग्रह किसको अपना मित्र मानते हैं, किसको अपना शत्रु मानते हैं, और किन ग्रहों के साथ वो न्यूट्रल रहते हैं। क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्लानिटरी जो फ्रेंडशिप है उसी के बिहाफ पे क्लास है सारी की सारी। जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो उसको भी इसी फॉर्मूले से पता किया जाता है। जब कोई ग्रह बहुत ज्यादा अच्छा होता है किसी के चार्ट में, तो भी इसी फॉर्मूले से ही वेरीफाई किया जाता है। तो आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लानिटरी फ्रेंडशिप। फिर उसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे कि वो जो प्लानिटरी फ्रेंडशिप है वो कुंडली पे कैसे काम कर रही है, कब कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठेगा, किस राशि में बैठेगा, किस ग्रह के साथ बैठेगा तो कब वो पॉजिटिव होगा, कब वो किस राशि में बैठेगा, किस घर में बैठेगा तो कब वो नेगेटिव होगा। और कभी कभी ग्रह के नेगेटिव होने से हाउस नेगेटिव हो जाता है, हाउस के नेगेटिव होने से ग्रह नेगेटिव हो जाता है। तो जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में चीजें बताई थी, भाव कारक स्वामी, भाव का स्वामी क्या है, भाव पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है, और जो कारक स्वामी है उसकी क्या कंडीशन है, वो केवल और केवल उसको जब आप कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो फ्रेंडशिप वाला जो ये आज की जो आपकी क्लास है इसी से कैलकुलेट होने वाली है वो चीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्लानिटरी फ्रेंडशिप लिख लीजिए हर प्लेनेट की। तो प्लानिटरी फ्रेंडशिप क्या है, अगर सूर्य की बात हो तो सूर्य जो है, सूर्य अपना मित्र किसे मानते हैं, सूर्य अपना मित्र मानते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, मंगल को अपना मित्र मानते हैं, और बृहस्पति को अपना मित्र मानते हैं। मतलब अगर सूर्य चंद्रमा की राशि में है, मंगल की राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, या इन ग्रहों के साथ है, तो सूर्य अपने मित्र घर में है। समझ में आ रही है अजय अग्रवाल जी? मतलब मित्र घर में, मित्र घर में होने का मतलब क्या है, जब आप मित्र के यहाँ होते हो खुश होते हो, प्रसन्न होते हो। ठीक है, मतलब ये सूर्य आपका काम बनाने वाले। शत्रु किनको मानते हैं, एनिमीज कौन है सूर्य के, तो सूर्य का जो शत्रु है वो है वीनस, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सूर्य इनको अपना शत्रु मानते हैं। मतलब जब सूर्य शुक्र की राशि में होगा, शनि की राशि में होगा, राहु केतु के साथ होगा, या शुक्र या शनि के साथ होगा, इनका एस्पेक्ट सूर्य पर पड़ रहा होगा, युति में होंगे, तो उस कंडीशन में सूर्य पीड़ित होगा। तो सूर्य पीड़ित होगा कि उसका घर पीड़ित होगा, जहां से वो आया है वो आगे का विषय है। ठीक है, अभी आपको केवल इतना ही फोकस करना है। सूर्य का मित्र कौन है, तो चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। सूर्य का शत्रु कौन है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। बुध जो है वो न्यूट्रल रहता है। जब आपको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा तो आप सही तरीके से दान बता पाएंगे। हमें जेमस्टोन बताना नहीं आता है। अभी पराशरी ज्योतिषी के पास अगर कोई जाता है और उससे कहे कि भाई मुझे कोई जेमस्टोन सजेस्ट कर दीजिए, तो ज्यादातर ट्राइन देख के, त्रिकोण देख करके ही जेमस्टोन सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आपके ट्राइन में ये राशियां पड़ी हैं, ये रत्न आपके लिए सुटेबल है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बल्कि ट्राइन वाली राशियों वाले अगर आपने जेमस्टोन पहना दिया तो कहीं ना कहीं मार भी कर सकते हैं। वो मार का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं आपका लॉस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है जब आप किसी को जेमस्टोन सजेस्ट करते हो। बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है जब आप किसी को डोनेशन बताते हो। बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है जब आप किसी को किसी ग्रह का उपाय बता रहे होते हो। आज की डेट में ज्यादातर लोग, इसीलिए ज्योतिष से विश्वास लोगों का उठ जाता है ज्यादातर लोगों का, क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, सही रेमेडी नहीं मिल रही। अगर अगर सही तरीके से रेमेडी मिलेगी और व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर उसको बेनिफिट होंगे, नहीं भी अच्छे हैं तो भी बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, डायग्नोस करना। सबसे पहला काम क्या होता है, पता करना कि भाई चार्ट में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, लाखों, मतलब आपको मैं एक बात बता दूं, आप 50 क्लास, 100 क्लास,
या अच्छे से अच्छे आप ट्रेनर से किसी से भी आप पढ़ोगे, ठीक है, जो 5 क्लासेस में मैं आपको पराशरी पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्रक्स है। क्रक्स मतलब समझ रहे हैं आप, उसी पे पूरी पराशरी है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा जो है, तो मरकरी जो है वो न्यूट्रल होता है सूर्य के केस में। मतलब अगर सूर्य बुध की राशि में है, बुध के साथ में है, तो न्यूट्रल है, उसको ना बहुत बुध से बहुत सपोर्ट ही मिलेगा और ना बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा बुध सूर्य के लिए। जब चंद्रमा की बात होती है, चंद्रमा दो ग्रहों को अपना मित्र मानते हैं। किसको किसको? सूर्य को और बुध को। सूर्य को और बुध को चंद्रमा अपना मित्र मानते हैं। चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी राहु केतु को चंद्रमा अपना शत्रु मानते हैं। चंद्रमा केवल राहु केतु के साथ पीड़ित हो सकता है। और न्यूट्रल रहता है चंद्रमा मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि से, इनके साथ इनकी न्यूट्रल संबंध। शनि सूर्य को पीड़ित कर सकता है, चंद्रमा को पीड़ित नहीं करेगा। शुक्र जो है वो सूर्य को पीड़ित कर सकता है, लेकिन चंद्रमा को पीड़ित नहीं करेगा। अभी आप केवल लिख लो, अभी जब हम फॉर्मूला पे आएंगे ना, तब आपको सारी चीजें अपने आप कंफर्म हो जाएंगी। एक बार केवल चीजें मेरे को बतानी होंगी, आपको सब पूरी स्क्रिप्ट समझ आ जाएगी। आपकी अपनी पूरी कुंडली आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह सही है, कौन सा खराब है और कहाँ पे हमें काम करना। जब मंगल की बात होती है, तो मंगल का जो मित्र है वो है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और केतु। केतु हमेशा मंगल की एनर्जी को इनहेंस ही करेगा। मंगल केतु अगर कहीं कुंडली पर बैठे हैं, तो केतु जो है वो मंगल के लिए खराब नहीं है, मंगल के लिए बहुत अच्छा है। रीजन ये है, मंगल की जो राशियां हैं उसमें केतु उच्च के फल भी देता है, अगर आप पराशरी ज्योतिष के थ्रू जाएंगे तो। मंगल सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और केतु को अपना मित्र मानता है। उसके बाद मरकरी को और राहु को अपना शत्रु मानता है, बुध को और राहु, ठीक है। मंगल जो है सूर्य को, चंद्रमा को, बृहस्पति को और केतु को अपना मित्र मानते हैं, ठीक है। मरकरी को और राहु को शत्रु मानते हैं। और शुक्र और शनि के साथ न्यूट्रल वाला संबंध। शुक्र के साथ मंगल खराब नहीं होता, शनि के साथ मंगल खराब नहीं होता। शुक्र और शनि से मंगल का जो संबंध है वो न्यूट्रल वाला है, ठीक है। मरकरी, बुध, बुध जो है वो सूर्य को और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु न्यूट्रल है बुध के लिए। जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, बृहस्पति सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को और राहु को अपना मित्र मानते हैं। किसको किसको? सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को और राहु को बृहस्पति अपना मित्र मानते हैं। बुध और शुक्र को शत्रु, और शनि और केतु न्यूट्रल रहते हैं बृहस्पति के सामने। उसके बाद जब शुक्र की बात होती है, तो शुक्र बुध को, शनि को, राहु और केतु को मित्र मानते हैं। सूर्य को और चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। मंगल और जो बृहस्पति है उसको न्यूट्रल मानते हैं। कौन? शुक्र। एक बात आपने देखी होगी, बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानता है, लेकिन शुक्र बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को शत्रु मानता है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, मित्र और शत्रु ध्यान रखना, न्यूट्रल भले भूल जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो शनि है वो बुध को, शुक्र को और राहु को अपना मित्र मानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, केतु इनको अपना शत्रु मानते हैं। जो बीएनएन में भी हैं उनके लिए भी ये काम की चीज है। जो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष कोर्स भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मतलब की चीज है, इसको लिख लो, ये पढ़ाया नहीं जाता है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शनि जो है वो जुपिटर के साथ न्यूट्रल वाला बर्ताव करता है। शनि जो है वो बुध को, शुक्र को, थोड़ा फास्ट रखिए, ठीक है। शनि जो है बुध को, शुक्र को और राहु को अपना मित्र मानते हैं। सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को और केतु को शत्रु मानते हैं, ठीक है। और बृहस्पति को न्यूट्रल। मंगल के लिए कौन शत्रु था? मंगल के लिए शत्रु था बुध। शनि के लिए कौन शत्रु है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, केतु। राहु जो है वो बृहस्पति को, शुक्र को और शनि को अपना मित्र मानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु इनको अपना शत्रु मानते हैं। और बुध जो है वो राहु के केस में न्यूट्रल रहता है। केतु
मंगल को शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं। केतु मंगल और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं। केतु सूर्य को, चंद्रमा को, शनि को और राहु को अपना शत्रु मानते हैं। बृहस्पति और जो बुध है वो न्यूट्रल रहता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आपको दिक्कत हो रही होगी तो आपको आपको हम एक बेस्ट तरीका बता देते हैं। आपके सामने हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ये आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। दिख रहा होगा, सभी लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दिख रहा है सभी को? बहुत जरूरी चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? सबने ले लिया? ठीक है। ओके। अब कहानी क्या है, थोड़ा समझो कहानी को। अभी आपने एक चीज देखा, नोटिस किया कि जब सूर्य की बात आ रही है तो सूर्य चंद्रमा को, मंगल को और बृहस्पति को अपना मित्र मान रहा है। ठीक है। सूर्य जो है शुक्र को, शनि को, राहु को, राहु केतु अपना शत्रु मान। तो हम आपको एक बात और बता देते हैं, अभी हम प्रिडिक्टिव पार्ट पे जब जाएंगे तब मित्रों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्टेप में चलते हैं। जब हम प्रिडिक्टिव पार्ट में जाएंगे तब मित्रों को कंसीडर करेंगे कि भाई कौन किसका मित्र है, तो प्रिडिक्शंस में वो चीजें कैसे हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। अभी जब हम रेमेडी पे बात करने जा रहे हैं, उपायों पे बात करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम वाले को ही आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को ही पकड़ना है। तो प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए शत्रु ही काम आएगा, मित्र काम नहीं आएगा। मित्र का बेनिफिट कब है? मित्र किसी भी चीज की पॉजिटिविटी को इनहेंस करते हैं। अजय जी समझ आ रही बात? मित्र क्या करेंगे? पॉजिटिविटी को इनहेंस करेंगे। शत्रु क्या करेंगे? नेगेटिविटी को इनहेंस करेंगे, नकारात्मकता को इनहेंस करेंगे। जब आप रेमेडी पे काम करने जा रहे हो, उपाय पे काम करने जा रहे हो और आप ये आइडेंटिफाई करने जा रहे हो, तो मित्रों से काम नहीं चलना, आपका काम शत्रुओं से चलना है। ठीक है। तो अभी आपको केवल बातें समझनी है कि कौन सा ग्रह किसको अपना शत्रु मानता है। जैसे सूर्य मानता है शुक्र को, शनि को, राहु को और केतु को अपना शत्रु। इतना आपके दिमाग में यहां बैठा होना चाहिए कि अगर सूर्य शनि की राशि में है, सूर्य अगर शुक्र की राशि में है, तो मतलब सूर्य पीड़ित हो रहा है। क्लियर हो रही बात? सूर्य अगर राहु केतु के साथ है तो पीड़ित हो रहा है। केतु के साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलती है सूर्य को, लेकिन पीड़ित होता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाती हैं चीजें। ईगो बहुत जनरेट करता है सूर्य, जब भी केतु के साथ होगा ईगो बहुत होगा व्यक्ति के पास। ठीक है, ईगो स्टार्टिंग में बहुत होता है। जब तक वो ईगो डाउन नहीं होगा तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। और जब सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होता है तो उसको सक्सेस बहुत क्विक नहीं मिलती है, बहुत टाइम लगा देता है केतु सफलता दिलाने में। यद्यपि वो टॉप पे लेके जाता है, लेकिन आदमी रगड़ जाता है, हार मान लेता है। ईगो जब तक उसका चूर नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, ये देखने को मिलता है। तो सूर्य किसको शत्रु मान रहा है? शनि को और शुक्र को। सूर्य का दुश्मन कौन है? शनि और शुक्र। अच्छा, सूर्य बिना इनके बनता भी नहीं है। किसी को लीडर बनना होगा, बिना पैसे के चुनाव लड़ सकते हो आप? बिना, शनि क्या है? शनि प्रजा है, शनि प्रजा है ना। बिना प्रजा के सपोर्ट के, बिना वर्कर के मान लो आप अगर किसी कंपनी में भी आपको लीडर बनना है तो बिना वर्कर के सपोर्ट के आप राजा बन सकते हैं? तो ये कहानी क्यों आ रही है कि सूर्य जो है वो शनि के और शुक्र के प्रभाव में जब आता है तो खराब माना जाता है, शत्रु मानता है। किसको? शनि को और शुक्र को अपना शत्रु मानता है। कौन? सूर्य। इसका मतलब क्या है, कुछ समझने का आप अगर प्रयास करेंगे तो प्लानिटरी जो है वो रिलेशन आपको समझ में आएगा। मतलब जब सूर्य धन को बहुत इंपॉर्टेंस देगा, मतलब कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जब पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देगा और जब उसको अपनी प्रजा का दुख नहीं दिखेगा तो वो पतन की ओर चला जाएगा। बनाने वाले भी यही हैं और बिगाड़ने वाले भी यही हैं। मतलब सूर्य का जो शत्रु है वो कौन है? शुक्र और शनि इसका शत्रु है। मतलब ये आपको कभी भी गिरा सकते हैं, फिर ना पैसा काम आएगा ना सपोर्ट काम आएगा। बात सही है अजय जी? गलत तो नहीं है? मतलब सूर्य अगर कभी किसी से डरता है, सूर्य अगर किसी को अपने नजर में शत्रु मानता है तो शनि और शुक्र को शत्रु मानता है। यहां पे जाके अनकंफर्टेबल हो जाता है, कंफर्टेबिलिटी चली जाती है सूर्य की। ठीक है। चंद्रमा किसको अपना शत्रु मानता है? चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। मन के लिए कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई खराब नहीं। चंद्रमा ट्रैवलिंग है, कहीं भी घूमने टहलने चले जाओ। चंद्रमा खान पान है, कुछ भी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ग्रह जो है वो 2 नंबर राशि में नीच का नहीं होता, जिसको हम फूड का हाउस बोलते हैं। चंद्रमा खुद फूड है। तो चंद्रमा कहीं प्रॉब्लम में नहीं जा रहा, केवल राहु केतु के प्रभाव में जब आ रहा है तो खराब है, अदरवाइज चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, ये आप समझ लो। ठीक है, राहु केतु शत्रु माने जाते हैं। मंगल किसको अपना शत्रु मानता है? मंगल मरकरी को शत्रु मानता है, राहु को शत्रु मानता है। क्यों? जब आपको मेहनत करनी हो रही है, जब आपको जिम जाने का मन हो रहा है, जब आपको एक्शंस लेने का मन हो रहा है, जब आपको कुछ करने का मन हो रहा है, वहां पे अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो रह जाएंगे हमेशा। जब आपका कुछ करने का मन हो रहा है तो आपको करना है, सोचना नहीं है।
जब आप कर ले जाएंगे तब नॉलेज जो मिलेगी वो एक्चुअल नॉलेज आपको मिलेगी। घर बैठे कभी भी सीख नहीं मिलती। मैं आपको कितना समझा दूं कुंडली ऐसे नहीं ऐसे देखी जाती है, लेकिन जब तक आप खुद कुंडली खोल के बैठना नहीं चालू करोगे, चार लोग आपको क्रिटिसाइज करके नहीं जाएंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। कंफर्म। जो भी आज आपको नॉलेज मिली है किसी भी तरीके से, वो आपने अपने दम पे ही गेन करी है। और नॉलेज की परिभाषा यही है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस आता है तभी नॉलेज परिपक्व अवस्था में पहुंचती भी है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको जब आपके पास नॉलेज बहुत होगी। इसलिए मंगल जो है वो बुध को अपना शत्रु मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि जब मंगल अपना काम करे वहां पे मरकरी को मत लाइए, जब मरकरी काम करे वहां मंगल को मत लाइए। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। मरकरी जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसी प्रकार बृहस्पति जो है वो मरकरी और शुक्र को शत्रु मानता है। जब गुरु होता है ना, जो गुरु बृहस्पति जो होता है, उसके आगे शुक्र और बुध की कोई वैल्यू नहीं। आप वहां पे जितना दिमाग लगा रहे हैं आप फेल हो रहे हैं। ना तो आप उनको पैसे से खरीद सकते हो, ना तो आप उनको नॉलेज से खरीद सकते हो, बल्कि गुरु की ब्लेसिंग से ये सब चीजें प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? गुरु की कृपा से धन, समृद्धि और विद्या आपको मिलती है। आप इनसे गुरु को नहीं खरीद सकते। इसलिए जब शिष्य के अंदर ये चीजें गुरु देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास धन का अहम आ गया, ज्ञान का अहम आ गया, तो वो हमेशा उनके पैर पीछे हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए बृहस्पति जो है वो शुक्र को और बुध को अपना शत्रु मानता है कि अगर आपको जुपिटर बनना है तो आपको ये दो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आप मरकरी पता है क्या? मरकरी नॉलेज है, लेकिन कौन सी नॉलेज है? जुपिटर कौन सी नॉलेज है, मरकरी कौन सी नॉलेज है? जुपिटर मैच्योर नॉलेज है। समझ रहे हो? जो आप बिना सोचे किसी को दे रहे हो, यार तुम्हारा हक है तुम ले जाओ। बुध क्या है? क्या देना है क्या नहीं देना, कहीं ये इससे राजा ना बन जाए, कहीं से इसको चीजें ना मिल जाए, कहीं ये हमसे आगे ना बढ़ जाए, कहीं हमसे ज्यादा ज्ञानी ना हो जाए, कहीं हमसे ज्यादा कमा ना ले। तो इसलिए बृहस्पति हमेशा नफरत करता है दो चीजों से। पता है किससे? एक विद्या ज्ञान से, बहुत ज्यादा नॉलेज, और बहुत ज्यादा धन। बृहस्पति के लिए सब बेकार। इसलिए बृहस्पति हमेशा शुक्र को और बुध को अपना शत्रु मानता है। क्लियर हो गई? और अगर, और सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जब आप किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो व्यक्ति अगर आपका धन देखने लगेगा तो फिर सारा संबंध ही खत्म हो जाएगा। नहीं है वहां। जहां उन्होंने, आपने देखा यार ये हमारे गुरु हैं लेकिन ये हमसे हमेशा पैसा मांगते रहते हैं, ये हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं, तो आप उनको गुरु के रूप में कभी स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस भी व्यक्ति को आपने अपने गुरु माना है, आप उसके अंदर सेक्रीफाइस देखना चाहते हैं हमेशा। ठीक है। जहां उसके उनके अंदर आपने ये देखा कि यार ये धन के लोभी हैं या ये दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, आप उनसे हमेशा दूर हो जाएंगे। इसलिए जिसको जुपिटर बनना होता है उसको मरकरी और वीनस छोड़ना होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? इसलिए बृहस्पति शुक्र को और बुध को अपना शत्रु मानता है। इसलिए ये चीजें बता रहे हैं, थोड़ी आपके दिमाग में चली जाए, इसी बहाने चली जाएगी, नहीं तो एकदम से ऐसे नहीं जाता है। ठीक है। इसके बाद जब शुक्र की बात होती है तो शुक्र किसको अपना शत्रु मानता है? शुक्र हमेशा सूर्य को और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। वीनस इज लग्जरी। लग्जरी जब दिखावा बन जाएगी सूर्य, लग्जरी जब शौक बन जाएगी सूर्य, और लग्जरी जब बहुत ज्यादा खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगी लग्जरी, मतलब आप ये नहीं देख रहे हो मेरे पास कितना है, बस ये चीज ले आनी है, और आप बिना सोचे समझे लेके आ रहे हो, तो वो हमेशा विनाश का कारण ही बनेगी। ठीक है। तो इसलिए शुक्र जो है वो चंद्रमा और सूर्य को हमेशा अपना शत्रु मानता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, इनका रिजल्ट कैसे आता है, वो आगे का विषय है। ठीक है। इसके बाद शनि जो है वो सूर्य को और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। सूर्य को और चंद्रमा को और मंगल को अपना शत्रु मानता है शनि। केतु को भी शत्रु मानता है। इसी प्रकार राहु केतु पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बाकी राहु केतु का भी हमने आपको लिखाया है। अब करना क्या है? अब जब आपके पास कोई चार्ट आएगा, कुंडली जब आपके पास आएगी, तो कुंडली को देखना कैसे और कुंडली पे काम कैसे करना, अब ये मेन बात है। इसको बोलते हैं जड़ जीव कॉन्सेप्ट। जड़ और जीव कॉन्सेप्ट, जड़ और जीव थ्योरी। क्या है ये थ्योरी? मतलब जब आपने किसी ग्रह को किसी भाव में देखा है, तो आप ये देखिए वो ग्रह किस राशि में, शुरुआत यहीं से होगी। ग्रह किस राशि में है? ठीक है। ग्रह किस राशि में है? समझ में आ रही है बात? जब आप किसी ग्रह को देख रहे हैं तो आप देखिए ग्रह किस राशि में है। फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, जब आप किसी भाव को देख रहे हैं तो देखिए वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है। ठीक है। क्या मतलब है इसका? अगर मान लो सूर्य अपना शत्रु किसे मानता है? सूर्य अपना शत्रु किसे मानता है? मैसेज करिए, अभी पढ़ाया आप। शनि को और शुक्र को। शनि को और शुक्र को मुख्य रूप से। ठीक है। केतु राहु हटाइए अभी थोड़ी देर के। सूर्य शनि को और शुक्र को अपना शत्रु मानता है, कंफर्म है? और ये आपने ज्योतिष में पढ़ा भी होगा, जब सूर्य और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो या तो वैधव्य योग बनाते हैं, या तो व्यक्ति संतान उत्पत्ति में कैपेबल नहीं होता है, संतान नहीं होती है उसकी। और ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में बन जाए तो कन्फर्म हो जाता है। पता है आपको, वीर नाश कर देता है सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन। पढ़ा है आप सबने कभी? ध्यान दिया इस बात का? क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो शुक्र को अपना शत्रु मानता है। क्लियर हो रही बात? और समझ में आ रही बात? इसलिए क्या होता है, वो नाश कर देता है शुक्र की जितनी चीजें, उसका नाश हो जाएगा। तो क्या होगा जब मान लो सूर्य अगर शुक्र के घर में बैठा है, तो कौन पीड़ित हुआ है? सूर्य पीड़ित हुआ है। केवल सूर्य पीड़ित नहीं हुआ है, पता है आपको? जब सूर्य जो है शुक्र के घर में बैठा है,
तो केवल सूर्य पीड़ित नहीं हुआ है, वो जिस घर का स्वामी है वो घर भी पीड़ित हो जाएगा। और एक बात आपने देखी है, जब सूर्य शुक्र के घर में बैठा है तो सूर्य शुक्र को अपना शत्रु मान रहा है, लेकिन शुक्र भी सूर्य को अपना शत्रु मानता है। देखिए लिखवा है आपको। मतलब अगर सूर्य किसी का टॉरस में बैठा है, टॉरस मतलब वृषभ राशि में अगर किसी का सूर्य बैठा है, तो वो वृषभ राशि को भी पीड़ित कर रहा है, मतलब दूसरे नंबर, 2 नंबर राशि जिस भाव में पड़ी होगी वो भाव पीड़ित हो जाएगा। प्लस सूर्य पीड़ित हो जाएगा क्योंकि अपने शत्रु के घर में गया है। प्लस जब खुद पीड़ित होगा तो अपने घर को भी पीड़ित कर देगा। अभी हम एग्जांपल में भी लेंगे। वो अपने घर को, जैसे क्या मतलब, घर को पीड़ित कैसे होगा? आप अगर बहुत स्ट्रेस में हैं या आपका बच्चा अगर बहुत स्ट्रेस में है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो पूरे घर पर इफेक्ट जाता है उसका। आपके घर में कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा तो उसका उसका जो प्रॉफिट है वो सब काटेंगे, ठीक है, सबको बेनिफिट है। और आपके घर में कोई बच्चा नालायक निकल गया तो उसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो भी सबसे बड़े, ये इनके चाचा हैं, वो जो जेल में बंद है वो इनके चाचा हैं, तो घर पे भी प्रभाव जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब अगर आप कहीं पे जाके आप ऐसी जगह पे जाके बैठे हैं जो आपके शत्रु का घर है, तो आप स्वयं भी पीड़ित हो रहे हैं, शत्रु के घर में गए हैं, ठीक है, और आपके पीड़ित होने से आपका घर भी पीड़ित हो रहा है। कौन सा घर पीड़ित होगा? जहां पे 5 नंबर राशि पड़ी होगी, 10th हाउस में पड़ी है तो 10th हाउस पीड़ित हो गया। अब क्या बताया था, जब भाव पीड़ित होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जब ग्रह पीड़ित होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, और जब किसी भाव का कारक पीड़ित होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। समझ में आ रहा है? कुछ बुद्धि में जा रहा है? अभी अभी टाइम है बहुत, पूरी क्लास में यही सिखाना है। आप में से सब ये बात बोलोगे कि भाई चंद्रमा जो होता है वो शुक्र की राशि में उच्च का फल देता है। एग्री? सभी लोग एग्री हैं? चंद्रमा उच्च का हो जाता है ना शुक्र के घर में, और चंद्रमा का कोई शत्रु भी नहीं है। अगर देखा जाए राहु केतु शत्रु है, तो चंद्रमा का वैसे 7 प्लैनेट्स में कोई शत्रु नहीं है कोई। लेकिन जब आप शुक्र को देखोगे तो शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। शुक्र जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है नहीं मानता है? जब चंद्रमा 2 नंबर राशि में जाता है तो वो उच्च का हो जाता है। चंद्रमा की जो चीजें हैं वो बढ़ गई, चंद्रमा जिस हाउस का लॉर्ड है वो चीजें बढ़ गई, लेकिन जिस हाउस में चंद्रमा बैठा वो भाव पीड़ित हो जाएगा। जिस हाउस में चंद्रमा बैठा है वो भाव पीड़ित हो जाएगा। क्यों पीड़ित हो जाएगा? क्योंकि शुक्र तो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। चंद्रमा शुक्र को शत्रु नहीं मानता, वो तो कंफर्ट जोन में है। लेकिन शुक्र तो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। चंद्रमा के शुक्र के घर में बैठने से शुक्र का घर चौपट। मतलब अगर किसी के चार्ट में किसी का मेष असेंडेंट कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, और चंद्रमा दूसरे भाव में जाके बैठा है, तो चंद्रमा चौथे भाव को लेके चल रहा है मेष लगन में। मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव को लेके चल रहा है, मतलब उस व्यक्ति के पास सुकून होगा, पीस होगा, मां बढ़िया होगी, चौथे भाव से संबंधित सारे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और चंद्रमा जिन भावों को लेके चलता है उनके कारक के भी अच्छे फल मिलेंगे। मतलब चौथा भाव प्रोमिनेंट हो गया, चौथा भाव अच्छा हो गया, ओवरऑल हर मामले में हो गया अच्छा। लेकिन दूसरे भाव की बैंड बज गई, दूसरा भाव खत्म। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। समझ में आ रही है बात? मतलब इस व्यक्ति को या तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज होने वाले हैं, या तो सेविंग्स नहीं होने वाली है। सेविंग का भाव भी है, चंद्रमा 2 नंबर में बैठेगा तो सेविंग तो होने नहीं देगा। या तो सेविंग अफेक्टेड होने वाली है, या फैमिली में प्रॉब्लम आने वाली है, फैमिली में एक दूसरे का लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और या तो बोलने में ये व्यक्ति कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इमोशन में कुछ भी बोल देगा, अपने मन की सारी बात बोल देते हैं ये लोग। जब इमोशन होंगे तो घर के टॉप सीक्रेट रिवील कर देंगे, टॉप सीक्रेट्स। मतलब जो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होगा उसको अगर ये हर्ट हो गए, फैमिली में अगर किसी ने हर्ट कर दिया, सब कुछ बक देंगे जाके। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव पीड़ित है। जैसे ये व्यक्ति पीड़ित होगा किससे? दूसरे भाव से संबंधित चीजों से, वैसे ये सब कुछ बक देगा, पूरा घर परेशान होगा। जा रही है समझ में? और एक तरफ आप कहोगे भाई आपके कुंडली में तो शुक्र जो है, चंद्रमा जो है वो तो उच्च का, चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा की चीजें तो बढ़ गई लेकिन शुक्र की चीजें खराब हो गई। क्यों? क्योंकि शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। जड़ किसको कहेंगे? हाउस को। जीव किसको कहेंगे? प्लैनेट्स को। किसी की कुंडली में बृहस्पति तो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है? मानता है? मानता है। बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानता है और बुध को अपना शत्रु मानता है, लेकिन बृहस्पति को कोई अपना शत्रु नहीं मानता है। बृहस्पति को कोई भी अपना शत्रु नहीं मानता, कोई भी एक ग्रह नहीं है जो अपना शत्रु बृहस्पति को मानता हो, लेकिन बृहस्पति बुध को और शुक्र को अपना शत्रु मानता है। मतलब क्या होगा? अगर किसी की कुंडली में शुक्र उच्च का है, तो शुक्र तो अच्छे घर में गया है, अपने उच्च के घर में गया है, तो शुक्र उच्च का होगा तो कारक में वृद्धि कर देगा, कर देगा अंजू जी। अगर कोई मेल है तो विवाह अच्छा चलने वाला है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बताता है। कारक भाव, कारक कारक वाला जो प्लेनेट होता है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बताता है। मतलब कुछ भी होगा, निभेगी बहुत अच्छी। क्लियर? कंफर्म? उच्च का हुआ है इसलिए शुक्र के तत्व भी बढ़ गए। जिस हाउस को लेके शुक्र चल रहा होगा उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन मान लो शुक्र चौथे भाव में बैठा है उच्च का होके,
चौथा भाव पीड़ित हो गया। क्यों पीड़ित हो गया? बृहस्पति के घर में बैठा है, चौथा भाव पीड़ित। अब जब चौथा भाव पीड़ित होगा इस व्यक्ति के पास धन को खूब होगा, चीजें खूब होंगी, लेकिन को घर ही नहीं बन पा रहा है, किराए पे रह रहे हैं। माँ को सब कुछ है, माँ को सुख नहीं है, माँ पूरी लाइफ स्ट्रगल करती है। समझ में आ रही है बात? माँ के जीवन में बहुत कलेश रहेगा। अब बाकी और चीजें देखनी पड़ेंगी, और प्लैनेट्स के क्या अलाइनमेंट है, और प्लैनेट्स किस तरीके से उसको देख रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात देखने को मिल जाएगी। मतलब जिस प्लैनेट को देख करके आप खूब खुश हो रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की एक हानि भी कर रहा है। जैसे मंगल किसको अपना शत्रु मानता है? अभी लिखवाया आप सभी को, मंगल किसको शत्रु मानता है अपना? मरकरी को, बुध को। और बुध किसको शत्रु मानता है? चंद्रमा को। शनि किसको शत्रु मानता है? मंगल को। ये बताओ, मंगल किसको शत्रु मान रहा है? बुध को। मंगल शनि को शत्रु मान रहा है? नहीं मान रहा है। इसलिए मंगल तो आपकी कुंडली में उच्च का हो गया। तो जिस हाउस का वो कारक है, उस भाव के फल अच्छे मिल रहे हैं आपको, थर्ड लेवल वाले। जिस हाउस को लेके वो चल रहा है, वो भाव भी बली हो गया, क्योंकि मंगल उच्च का है। लेकिन जिस भाव में मंगल बैठा है, क्योंकि शनि मंगल को अपना शत्रु मानता है, इसलिए शनि का भाव, शनि जिस भाव में पड़ा है, वो 10 नंबर राशि जिस हाउस में पड़ी होगी, वो घर पीड़ित हो जाए। और अब ज्योतिषी क्या करेगा? आप सोचो, यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? मान लो 10th हाउस में मंगल उच्च का पड़ा है, 10th हाउस में मंगल उच्च का पड़ा है उमा जी। अब ज्योतिषी क्या कहेंगे? भाई कि तुम्हारा जो मंगल है वो तो लग्नेश ही है, उच्च का भी है, तुम रत्न पहन लो। तो क्या होगा? 4th हाउस पे एस्पेक्ट जाएगा, 4th एस्पेक्ट लगन पे जाएगा, तो लगन बली हो जाएगा। चौथे भाव पे एस्पेक्ट जाएगा, घर परिवार इन सब चीजों के लिए बढ़िया कर देगा। और 8th एस्पेक्ट 5th हाउस पे जाएगा, जो कि सूर्य के घर में पड़ेगा, तो उस चीज के लिए भी अच्छा कर देगा। यही बोला जाएगा, यही चीज आप सुनोगे। और आपने तो उच्च का लग्नेश भी है, फिर उच्च का भी है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन इस व्यक्ति को करियर से रिलेटेड कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, करियर सेटल नहीं हो रहा है। आपने जैसे ही इसको मूंगा पहनाया, 10th हाउस चौपट। और अगर 10th हाउस चौपट होगा तो क्या होगा? अगर 10th हाउस चौपट होगा तो क्या होगा, बताएंगे कोई आप में से? अब 10th हाउस जब चौपट होगा, मैंने क्या बताया था? सोर्स कौन बनता है? हाउस का लॉर्ड, माध्यम बनता है। और 10th हाउस क्या होता है? किसी भी चीज को एग्जीक्यूशन तक लेके जाता है। जिस कंपनी में काम कर रहा होगा, वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। प्रमोशन अगर मिलने वाला होगा तो किसी और को प्रमोशन मिल जाए, सारे काम बनते बनते रह जाएंगे। तो रेमेडी क्या होगी? सबसे पहले पर्पस आइडेंटिफाई करा जाएगा। भाई तुम्हें क्या चाहिए? संतान चाहिए, तो 8th एस्पेक्ट तो जा रहा है, 5वें भाव में मंगल की दशा चल रही है, ठीक है, जेमस्टोन आप पहन लीजिए। पर्पस क्या है? घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, जेमस्टोन पहन लीजिए, रिजॉल्व हो जाएगी। थोड़ी लड़ाई झगड़ा कलेश होगा, बट ठीक है, ओवरऑल। हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे हैं, हाँ, आप मूंगा पहन लीजिए, ठीक हो जाएगा। आप अगर उसकी करियर में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है और आपने मूंगा पहना दिया, बंटा धार हो, अब वहां पे मूंगा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जैसे ही मूंगा जितना एक्टिव होगा, उतना ही 10th हाउस पीड़ित होता चला जाएगा। ये तो वही हो रहा है कि एक चीज बढ़ रही है। अब ये जब उठेगा तो किन किन हाउसेस को उठाएगा? 8th हाउस को बल मिल जाएगा, लगन को बल मिल जाएगा, व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, करेज बढ़ेगा, कुछ भी स्विंग होता जाएगा, जो भी सिचुएशन चेंज होगी उसको भी लेके चलेगा। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। अब एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा कि मतलब मेरा तो ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ज्योतिषी क्या कहेगा? भाई तुमने नग पहना था, इसलिए तुम्हारा कुछ बचा हुआ है, इसलिए तुम बच गए हो, और जेमस्टोन ही उसको खा रहा है। तो रेमेडी क्या होनी चाहिए? हमें मंगल को वीक करना पड़ेगा 10th हाउस को एनहेंस करने के लिए। 10th लॉर्ड जो होगा उसको बल देना पड़ेगा, मंगल को वीक करना पड़ेगा। जितना मंगल वीक होगा उतना 10th हाउस अपलिफ्ट होगा। 10th लॉर्ड जो होगा उसको थोड़ा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। जैसे उसको प्रमोशन मिल जाए, चीजें मिल जाए, भले हम उसको थोड़ा बहुत कम करें। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी देखी जाती है हमेशा। आप कुछ भी नहीं कर सकते ज्योतिष, और हमेशा एक चीज को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो खुद को समय नहीं दे पाते हैं, और जो खुद को समय बहुत दे रहे होते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। एक आप देखोगे, किसी बिजनेसमैन को देखोगे जिसका गल्ले का काम है, वो दुकान छोड़ सकता है, अपनी शादी छोड़ देगा, रिश्तेदारी छोड़ देगा। एक बिजनेस, एक जो फैक्ट्री जिसकी बहुत सारी होंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो फैमिली की परवाह नहीं करेगा कभी भी। कुछ एक चीज आपको पाने के लिए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना है, तो बच्चों को तो बाहर भेजना पड़ेगा ना। बच्चों के लिए आप सेक्रीफाइस करोगे ना? नहीं करोगे। विदेश में लड़का कह रहा है भाई मुझे विदेश में नौकरी करना है, वो लड़की से शादी करना है, मैं उसको पसंद करता हूँ, आपको पता है ये कभी नहीं आने वाला। यहाँ आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना। लाइफ में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये है एस्ट्रोलॉजी। और हम क्या करते हैं? हम बिना सोचे समझे रेमेडी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल उच्च का है।
ये उपाय होगा तभी हमारा काम बनेगा। और एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे कर रहे हैं, हमसे भी ये गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने इन चीजों पर काम नहीं किया है। हमसे इसलिए गलतियां, हम भी ऐसा कर रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर भी अगर ऐसा कर रहा है तो उससे भी गलतियां तो हो रही है ना। मतलब क्या है, आपको जब आप किसी को जेमस्टोन बताने जा रहे हैं, जब आप किसी को रेमेडी देने जा रहे हैं, जब आप किसी को उपाय बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी देखिए। और केपी ज्योतिष में हम यही सबसे पहले सीख रहे थे, जिसने पढ़ा है केपी। हम क्या कर रहे थे, हमारा कंसंट्रेशन कहां पे था, हमारा कंसंट्रेशन प्रायोरिटी पे था। भाई तेरे को क्या चाहिए, कुंडली तो समंदर है, कुंडली तो हर चीज का सोल्यूशन लेके बैठी है, आपको क्या चाहिए। और कोई बोलेगा भाई मंगल की दशा चल रही, मंगल इस भाव में उच्च का, इस भाव के लिए तो बहुत अच्छा, 10वें भाव के लिए आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, काम बहुत सही नहीं चल रहा है, चीजें नहीं मिल रही, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, अवार्ड नहीं मिल रहा, आप ये कर लो। जैसे ही आप करोगे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एकदम से 8th हाउस जो है वो एकदम से स्विंग हो जाएगा, एकदम से चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, लगन ज्यादा हावी हो जाए। अच्छा, लगन बली होगा तो क्या होगा, ईगो बढ़ेगा, आप डिस्प्यूट चालू होंगे, आप में और ऑनर में संबंध खराब होने चालू हो जाएंगे। भाई आप जिसके यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, उससे ईगो क्लैश होना चालू हो जाएगा। वो कुछ कहेगा, आप कुछ करोगे, मान लो छोड़ दो, मालिक को तो बहुत केसेस में इन्वॉल्व भी नहीं होते, ऑनर को तो पता भी नहीं होता है, जो आपके अथॉरिटी में लोग हैं, जिनके अंडर में आप काम कर रहे हो, उनके साथ आपके संबंध खराब होने लगते हैं। आप चेक करना इस बात को। और ये काम केवल प्लेनेट के बैठने पर नहीं हो रहा है, प्लेनेट के देखने पर भी हो रहा है। जैसे शुक्र किसको अपना शत्रु मानता है, चेक करिए, लिखा है आपको, मैसेज करिए। शुक्र शत्रु किसको मानता है अपना, सूर्य को अपना शत्रु मानता है। सूर्य को और चंद्रमा को शत्रु मानता है कौन, शुक्र। मेष लगन की कुंडली है किसी की, समझो बस इसको, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, प्रवचन है ये ठीक है। अब किसी की मेष लगन की कुंडली है, लगन में सूर्य बैठा है, आप क्या कहोगे, भाई 5th लॉर्ड आके लगन में बैठा है, उच्च का है, यही बोलोगे। अब इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है थोड़ी देर के लिए, अब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ये गए, इन्होंने कहा भाई मेरी शादी नहीं हो रही, एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई सूर्य की दशा चल रही, सूर्य तुम्हारी कुंडली में सबसे पावरफुल है, 7वें भाव को देख भी रहा है, माड़िक पहन लो, रूबी पहन लो। शादी बन नहीं रही है तो भी पहना दिया, रूबी पहन लो। चल नहीं रहा, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही, शादी हो गई है लेकिन अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही, पहन लीजिए आप रूबी। अब क्या होगा, सूर्य तो उच्च का फल देने लग जाएगा, लगन अथॉरिटी बढ़ी, ईगो बढ़ेगा, प्राइड बढ़ेगा, लगन इफेक्टेड कौन होगा, 7th हाउस एस्पेक्ट मारेगा किसको, 7th हाउस को। बैंड किसी बजनी है 7th हाउस को, क्यों, क्योंकि शत्रु के घर में जो शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मान रहा है, शत्रु की निगाह तुम्हारे घर पे आ रही है, शत्रु की दृष्टि तुम्हारे घर पे आ रही है, 7th हाउस चौपट। शादी होने वाली भी होगी तो नहीं होगी, होगी तो ढंग की नहीं, और होगी तो इतने कलेश बढ़ जाएंगे कि आप उसको सर्वाइव ही नहीं कर। अब यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है वो आपने देखनी, शादी चलानी है। और आप बीएनएन में अगर जाना चाहें तो भी लिख लीजिए, जिसके चार्ट में शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो, उसको भूल के भी कभी माड़िक नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना है। ईगो बढ़ जाएगा, प्राइड बढ़ जाएगा, अहम बढ़ जाएगा, और पति पत्नी के बीच में जब अहम बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, तो वहां पे सर्वाइव हो ही नहीं सकता। आपने ये चीजें केपी में भी पढ़ी होंगी, वैसे भी पढ़ा होगा कि 10th हाउस शादी के लिए बहुत अच्छा घर नहीं है। जैसे सूर्य बली होता है 10th हाउस पे उसकी मार जाती है, समझ गए, तो डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है अथॉरिटी। मैं ये कह रहा हूं, ये करो, नहीं करोगी तो मरोगी, इट्स अ फैक्ट, इट्स एस्ट्रोलॉजी। रिलेट कर पा रहे हो क्या, आपके चार्ट्स में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे, आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, रिलेट कर पा रहे हैं क्या, कर पा रहे हैं, यस। बस समझना है, अभी अभी थोड़ा देर समझो, फिर एग्जाम्पल में समझाते हैं। नेक्स्ट, शनि किसको अपना शत्रु मानता है, सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को। शनि किसी के चार्ट में मान लो उच्च का है, शनि किसी की कुंडली में उच्च का है, और लकली तुला लगन की ही कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है शनि, और तुला लगन की कुंडली में शनि सबसे मेन प्लैनेट बन जाता है, तो बड़े हाउस लेके चलेगा, चाहे वृषभ लगन की कुंडली होगी, चाहे तुला लगन की कुंडली होगी, होगा कंफर्म। मतलब अगर मैं बात करूं तो वृषभ लगन की कुंडली में और तुला लगन की कुंडली में शुक्र से भी ज्यादा पावरफुल शनि होता है, शुक्र से भी ज्यादा पावरफुल शनि होता है। तो क्या हुआ, शनि तो लगन में बैठा है, लगन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन देख किसके घर को रहा है, मंगल के घर को देख रहा है, 7th हाउस के लिए प्रॉब्लम, लगन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे जिस जिस मेल के चार्ट में फीमेल के चार्ट में होगा, तो उनके घर वाले कहेंगे दूसरों से तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन घर में आते ही पता नहीं क्या हो जाता है इनको, मुंह ही बना के आते हैं, बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, बाहर रहेंगे तो खूब हंसी मजाक करेंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे तो खूब एंजॉय करेंगे, जैसे ही घर में आएंगे जैसे मातम छा जाता है, होता है, देखो किसी ने यस भी लिखी, मातम सा पसर जाता है जैसे ये घर आता है।
अच्छा, शनि जब तुला में उच्च का होगा तो 10th एस्पेक्ट किस हाउस पे जाएगा, कौन बताने वाला है? चंद्रमा के घर पे पड़ने वाला है ना 10th एस्पेक्ट। तो ये जब शनि उच्च का है तो दो घर को मार भी पड़ रही है। जो उसके सामने घर पड़ेगा उसको मार पड़ेगी, और जो उसके 10th एस्पेक्ट में घर पड़ेगा उसको भी मार पड़ेगी। इन जब जैसे ही आप शनि को बढ़ाने की कोशिश करोगे, वैसे ही ये दो घर डिस्टर्ब होना चालू हो जाएंगे। जैसे ही आप प्रोफेशनली एक्टिव होने का सोचोगे, वैसे ही ये दो घर डिस्टर्ब होना चालू हो जाएंगे। शनि जितना बढ़ेगा ये खत्म होंगे। तो आपको थोड़ा बहुत अगर इसको मैनेज करना है तो उधर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, उधर अगर ज्यादा जाना है तो इधर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और इधर वाला कंप्रोमाइज तो बहुत गंदा हो जाएगा। और इसमें कहीं आपने धोखे से नीलम पहन लिया, और वैसे ही आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही थी, वैसे ही आपका मतलब जहां भी एस्पेक्ट पड़ रहा है जिस भी हाउस में, वो चीज से आपको वैसे ही सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जैसे ही आपने उसको एक्टिव किया, काम तो बढ़ गया, चीजें तो बढ़ गई, और सारे काम आपका हो गया। जिस हाउस का लॉर्ड था उसमें भी अच्छे रिजल्ट आ गए, जहां पे वो बैठा था वहां पे भी अच्छे रिजल्ट आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं लंका लग गई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ भी रही। हाउ टू हैंडल। कभी कभी क्या होता है, पता होता है कि हमारा करियर अपलिफ्ट हो सकता है, लेकिन आदमी तब भी, मैंने एक व्यक्ति के पास गया, वो गया, मैंने कहा क्या हाल चाल है, बढ़िया सर। मैंने कहा तुम्हारा तो प्रमोशन का योग चल रहा है। बोले सर ऑफर आया था, हमने लिया नहीं प्रमोशन, डिपार्टमेंट चेंज हो रहा था। और मुझे लगता है मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, जिस डिपार्टमेंट में मेरे को मिल रहा था वहां पे ना चाहते हुए भी मेरे को थोड़ा, मेरे जो विचार हैं, जो मेरा विजन है, जो मेरा एक व्यक्तित्व है, उसको वो प्रभावित हो जाता ना चाहते हुए, इसलिए मैंने प्रमोशन नहीं लिया है। समझ में आ रही है कुछ बात? क्लियर हो रहा है कुछ? दिमाग में जा रही है कुछ बात? मतलब क्या, जब आप रेमेडी डिजाइन कर रहे हैं, उपाय दे रहे हैं, और जब किसी की कुंडली पर काम करने जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? भाव, कारक, स्वामी। किसी भाव का स्वामी पीड़ित होगा, कब पीड़ित होगा? जब अपने शत्रु के घर में जाएगा। पीड़ित कब करेगा किसी को? जब जिस घर में वो बैठा है वो घर का स्वामी उसको अपना शत्रु मानता है, तो घर को पीड़ित कर देगा। खुद अगर वो पीड़ित होगा तो अपने घर को भी पीड़ित करेगा। अभी एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं, ठीक है? मैं एक चार्ट चेंज कर देता हूँ, मुझे थोड़ा कुछ, मैंने एक दो चार्ट लगाए हैं बट उसको चेंज करते हैं तो थोड़ा। पहले एक चार्ट है वो लगाते हैं आपके सामने, आपको दिखेगा। हम्म। हम्म। क्लास ले हम लोग करते हैं। ये देखिए कुंडली है, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा। ये कुंडली है, इसमें जरा बुध को देखिए, बुध और शुक्र को देखिए कहाँ बैठे हैं, 6 हाउस में। बुध और शुक्र को देखिए 6 हाउस में बैठे हैं, और ये विपरीत राजयोग भी बुध बना रहा है। लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग का कोई फल नहीं मिलेगा, मैंने आप सबको बेसिक में पढ़ाया था विपरीत राजयोग, लेकिन इसमें विपरीत राजयोग का कोई फल बहुत नहीं मिलेगा। रीजन क्या है वो बाद में बात करें, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन जो अभी समझाना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश। जब बुध यहाँ पे बैठा है और शुक्र बैठा है, तो पीड़ित कौन सा हाउस हो रहा है? इस कुंडली में जो कि आपके सामने है, इस कुंडली में कौन सा हाउस पीड़ित हो रहा है, आप में से कोई बताएगा? 6 हाउस पीड़ित हो रहा है। क्यों पीड़ित हो रहा है? क्योंकि नवम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति बुध को और शुक्र को अपना शत्रु मानता है। अजय जी, 6 हाउस पीड़ित है, और ये दो ग्रह मिलकर किसको देख रहे हैं? 12th हाउस को। तो 12th हाउस तो मजबूत हो गया, क्योंकि दो अच्छे घर के स्वामी उसको देख रहे हैं। ठीक है? मंगल भी देख रहा है, उस पर बाद में जाते हैं। तो ये घर जो है वो पीड़ित है, 6 हाउस पीड़ित है, लेकिन 12th हाउस में एस्पेक्ट अच्छा जा रहा है जी। ऐसे ही बस समझने की कोशिश करनी है, प्रिडिक्शन पे बाद में आए। मतलब अगर मैं इस कुंडली की बात करूं तो इस कुंडली में 6 हाउस पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि बुध और शुक्र यहाँ बैठे हैं 9 नंबर राशि में। 9 नंबर राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति इन दोनों ग्रहों को अपना शत्रु मानता है, इसलिए ये पीड़ित। डेट्स इट। क्लियर? छठा भाव पीड़ित होगा तो क्या होगा? 6 हाउस अगर पीड़ित होगा तो क्या होगा, मैसेज करिए।
एक बात ध्यान रखना, इसको लिख लो, जब भी 6, 8, 12 पीड़ित होते हैं तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? 6 हाउस अगर पीड़ित हो गया, कंपटीशन ही खत्म हो गया, आपका जल्दी कोई कंपटीटर ही नहीं मिलेगा। रोग के लिए, ऋण के लिए, शत्रु के लिए अच्छा है ये। अब ऋण के लिए क्यों अच्छा? आप एलिजिबल ही नहीं हो। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करनी है भाई। आप कहीं लोन भी लेने जाओ तो कहते हैं भाई आपका सिविल स्कोर क्या है, लोन मिलना ही नहीं है तो लोन चढ़ेगा ही नहीं। अमनदीप जी गलत तो नहीं कह रहे? मैं तो ऐसे ही हंसी में बात कर रहा हूँ, पीड़ित है ना भाई, जिसका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर आज की डेट में अच्छा नहीं है, वो उसको लोन जल्दी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो रोग के लिए, ऋण के लिए और शत्रु के लिए अच्छा है ये, लेकिन नौकरी मिलने के लिए प्रॉब्लमेटिक है। मतलब क्या होगा? नौकरी मिल तो जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, अब ये बड़ा टास्क है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 6 लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। मिलना ना मिलना वो तो बाद का विषय, पहले 6 लॉर्ड को देखें, प्रयास करें, कोशिश करें। चलिए 6 लॉर्ड को भी देखते हैं। 6 लॉर्ड को एक बार देखिए, 6 लॉर्ड की क्या पोजीशन है। 6 लॉर्ड किस राशि में बैठा है? 10 नंबर राशि में। तो जुपिटर किसको अपना शत्रु मानता है? शुक्र को और बुध को। शनि किसको अपना शत्रु, तो शुक्र और किसको? बुध को शत्रु मानता है ना बृहस्पति। क्या शुक्र की राशि में बृहस्पति है? क्या आप बुध की राशि में? अजय अग्रवाल जी? नहीं। क्या बुध या शुक्र गुरु के साथ हैं? जो और भी शत्रु बताए गए हैं, क्या वो गुरु के साथ हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है? 6 लॉर्ड जो है वो प्रोमिनेंट है। मतलब ऐसे व्यक्ति को ये रात में रिज्यूम देंगे, सुबह नौकरी लग जाएगी, सुबह आ जाएगा भाई आ जाओ इंटरव्यू दे दो। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब नौकरी मिल जाएगी तब कहेंगे लग रहा गलत कंपनी चूज कर लिया, गलत बॉस मिल गया, ठीक है, मेरे को वर्कलोड बहुत पड़ रहा है। और तब ये बहुत ज्यादा होगा कब? जब दशा चल रही होगी। वर्कलोड बहुत पड़ रहा है, नौकरी तो अच्छी है ही नहीं, नौकरी तो करनी नहीं चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, सरवाइव नहीं हो पा रहा है। स्निग्धा जी, मतलब एग्जीक्यूशन तक लेके जाता है। कौन सा हाउस? 6 हाउस। इंटरव्यू देके आया तो हो सकता है नौकरी ना लगे, बार बार इंटरव्यू देना पड़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, सामने वाला कह रहा बहुत अच्छा जा रहा है इंटरव्यू, नौकरी नहीं लगी। मान लो किसी स्टूडेंट का चार्ट है ये, किसी बच्चे का चार्ट है, किसी स्टूडेंट का चार्ट है, नीट की मान लो प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है? एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है, दृष्टि आईएएस हम पूरा टॉप ही कर रहे हैं, मतलब मेरे से ज्यादा तो नंबर ही नहीं आ रहे दृष्टि आईएएस में किसी के, ठीक है। बाजीराव में अगर वो पढ़ रहा है तो मेरे से ज्यादा तो नंबर किसी के नहीं आ रहे सर, मेरे तो टॉप पे जा रहे हैं। और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन प्री भी नहीं निकलेगा, प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। क्यों? 6 हाउस पीड़ित है। कैसे सही होगा? आप में से कोई बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? 6 हाउस मजबूत कैसे होगा? शुक्र का, बुध का दान कराना, शुक्र की बुध की शांति करनी पड़ेगी, शुक्र और बुध को डाउन करना पड़ेगा, और 6 हाउस की चीजों को बढ़ाना पड़ेगा, इसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। यस, डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी रहेगा। बट डिसिप्लिन भी, मेंटल में चीजें तब आएंगी ना जब ग्रह आपको एक बार छोड़े। मुख्य रूप पे क्या करना पड़ेगा? शुक्र को और बुध को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इनके एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करना चालू कर दो, ठीक है, खान पान थोड़ा सही करो। 6 हाउस में जब बुध होता है, मरकरी होता है, तो ऐसे बर्ड्स नहीं खाने चाहिए, चिकन मत खाइए, अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। वीनस बटर है तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए, हैवी मील मत लीजिए सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात, बुध की और शुक्र की रेमेडी करवाइए, दान जो होता है वो दान करवाइए, फिर वो 6 हाउस थोड़ा अपलिफ्ट होगा। मंगल को थोड़ा पावरफुल करिए। कैसे? क्योंकि मंगल यहाँ के लिए अच्छा है, हनुमान चालीसा पढ़िए, और जो चीज कर सकते हैं करिए मंगल से रिलेटेड, जो उसके लिए कन्वीनियंट। डिसिप्लिन में रहिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलिए। और दूसरी बात, एक बात और आप देख रहे हैं क्या है? सारे ग्रहों का इंडिकेशन 12th हाउस पे जा रहा है। प्रिपरेशन अगर करनी है तो घर से दूर जाके पढ़ो। हम क्या करते हैं पता है? हम हमेशा, इंडियन जो माइंडसेट है और बाहर का माइंडसेट नहीं है, ये बाहर का माइंडसेट नहीं है, केवल इंडिया का माइंडसेट है, इंडियंस का माइंडसेट है, या जो और भी मतलब और थोड़ा सा उसमें उनका माइंडसेट है। जानते हैं क्या माइंडसेट है? हम हमेशा कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहां पे
प्रॉब्लम ऑलरेडी है, हमें ये लगता है इसको सबसे पहले काम करना चाहिए। लेकिन जब आपकी सबसे पहली जो आपकी लर्निंग है, जब आप एग्जाम फर्स्ट क्लास का या यूकेजी का भी एग्जाम देने जा रहे हो, वहां की लर्निंग क्या, जो आ रहा है वो पहले करो, जो नहीं आ रहा है उसको बात के लिए छोड़ दो, करना ना करना वो बात का विषय। 12th हाउस अगर वहां पे ग्रहों का अच्छा इंपैक्ट जा रहा है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के लिए आपको बाहर चले जाना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। वहां पे अगर अपने बर्थ प्लेस में रह के पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम। ये बात एक तरीके से और बोली गई है। क्यों बोली गई है? क्योंकि जो फिफ्थ लॉर्ड है वो है मंगल। सैर मलिक जी, वो कहाँ बैठा है? 6 हाउस में आके। देख किसको रहा है? 12th हाउस को। तो क्या जाना ठीक रहेगा बाहर? सरवाइव हो पाएगा? प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? मंगल किसको अपना शत्रु मानता है? मंगल शत्रु बुध को मानता है। इतना जल्दी जाएगा वो? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जाने में ही प्रॉब्लम है बस। इसलिए ऐसी जगह जाओ जहां पे थोड़ा ऑब्जर्व किया हो, आपके रिलेटिव्स रहते हो, वहां सर्वाइव, मर्करीज रिलेटिव्स, वहां जाना आपके लिए थोड़ा बेस्ट रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। अब वो कह रहा नहीं मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दे दो, ज्योतिष उपाय दे दो कि भाई बुध का थोड़ा दान करो, हरे रंग की मूंग की दाल ले आओ, उसका दान करो। और भी रेमेडीज जब बताएंगे तो और चीजें बताएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो बात का विषय। ठीक है, बट मरकरी को और शुक्र को आपको डाउन करना पड़ेगा अगर यहीं पर रह के पढ़ना है तो। अदरवाइज आप बाहर जाइए, वहां पे जाके पढ़िए, वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा बेस्ट। ये रेमेडी है। भूल के भी बुध का और शुक्र का जेमस्टोन मत पहनिए, कोई कितना भी आपको पीछे पड़ जाए, क्योंकि ये 6 हाउस को और चौपट कर देगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? कुछ बुद्धि में जा रहा है कुछ? अब यहाँ पे इस चार्ट में क्या हुआ है, गुरु तो बली है, भले नीच का है, देख रहे हो आप, उसके दोनों भाव पॉजिटिव है, मतलब 9th हाउस भी बली है, 9th हाउस का लॉर्ड भी है ना गुरु। गुरु जो है वो 9th लॉर्ड भी है। तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी ठीक ठाक सिचुएशन में है, शत्रु के घर में तो नहीं है। अच्छा, चार्ट शो नहीं हो, दिखाते, देखिए। शनि किसको किसको अपना शत्रु मानता है? सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, इन्हीं को अपना शत्रु मानता है शनि। एक्सचेंज बिटवीन 7th एंड 9th लॉर्ड, देख रहे हैं आप? तो अगर देखें तो गुरु जो है वो नीच भंग की कैटेगरी में चला गया है, जो कि आपने बेसिक्स में पढ़े हैं बहुत कुछ। चला गया नीच भंग राजयोग की कैटेगरी में। गुरु तो स्ट्रांग है, पावरफुल है। पीड़ित कौन है? 6 हाउस। थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करें क्या, समझाने के लिए? मजेदार एक पॉइंट बताते हैं, चलो सिचुएशन चेंज कर देते हैं। जुपिटर यहां नहीं है, ठीक है, तो कहां है फिर? जुपिटर यहां है, बृहस्पति यहां है। अब कौन बताना चाहेगा 6 हाउस पीड़ित है कि नहीं है? 5th एस्पेक्ट यहां जाएगा। 6 हाउस में कितने भी गलत ग्रह क्यों नहीं बैठे हैं, जुपिटर इसको सेव कर ले। मतलब क्या होता है ये क्या नई चीज सर ने बता दी? जो भाव पीड़ित है, उस भाव का स्वामी अगर अपने भाव को देख लेता है तो उस भाव की पीड़ितता समाप्त हो जाती है। वहां पे अगर 5 ग्रह भी बैठे हैं ना, तो कर कुछ नहीं पाएंगे वो बस मौज लेंगे, रोक नहीं पाएंगे, तफड़ी लेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कमेंट करेंगे, एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे तो मैं कॉलर पकड़ के हिलाने का, ठीक है। कर कुछ नहीं पाएंगे, हिम्मत नहीं है, हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं है किसी की। मतलब जिस भाव को आप पीड़ित होता हुआ देख रहे हैं, मतलब क्या है, जब कोई भाव पीड़ित हुआ है, उस भाव का स्वामी अपने भाव को देख लेगा, उसकी पीड़ितता समाप्त हो जाएगी। फिर आपको उस घर को भी, के लॉर्ड को भी देखना है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको देख रहा है। अगर वो देख रहा है, पीड़ितता समाप्त होगी। दिमाग में जा रही है बात? समझ आ रहा है कुछ? तो फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, जब किसी भाव का स्वामी पीड़ित होगा,
और पीड़ित कैसे होगा पता चल गया? पीड़ित कैसे होगा? जब अपने शत्रु घर में होगा तो पीड़ित होगा, जिसको वो शत्रु मानता है। एक बार बताओ, शत्रुता का अर्थ क्या है? जिसे आप शत्रु मान रहे हैं वो आपका शत्रु है, या जो आपको अपना शत्रु मान रहा है आप उसको शत्रु नहीं मान रहे हैं, वो आपके लिए शत्रु है। आपके लिए कौन शत्रु है? जिसे आप शत्रु मान रहे हैं ना, जिसे आप शत्रु मान रहे हैं वही तो शत्रु है आपका। कि कोई आपको शत्रु मान रहा है लेकिन आप उसको शत्रु नहीं मान रहे हैं, तो वो आपका शत्रु नहीं है, आप उसके शत्रु हो। जैसे चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, मानता है? किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन मरकरी चंद्रमा को शत्रु मानता है। मतलब चंद्रमा अगर मरकरी के घर में जा रहा है तो मरकरी पीड़ित हो जाएगा, मरकरी नहीं पीड़ित होगा, वो घर पीड़ित हो जाएगा, चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के मन में तो मरकरी के लिए कुछ है ही नहीं, बल्कि वो एंजॉय कर रहा होगा। कभी कभी क्या होता है, आपके घर में ऐसे रिश्तेदार आते हैं कि आप मुंह फुलाए घूम रहे होते हो, लेकिन चाय पानी नाश्ता सब देना पड़ता है। कमबख्त कहां से आ गए तो। आपके घर में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको देख के आप फूक गए हो, मतलब आधा ब्लड सूख गया आपके शरीर में से, फिर भी आप उनको चाय पानी करो, वो बड़े रंगबाजी में है। और बेटा बताओ कैसा चल रहा, मम्मी कैसा, तुम्हारे अंदर आत्मा गवाही नहीं दे रही इनसे बात करने की। होता है कभी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, शत्रु कौन है? जिसे आप शत्रु मान रहे हैं वो आपका शत्रु है। प्रॉब्लम किसको होगी? जिसको आप शत्रु मान रहे हैं आपको प्रॉब्लम होगी। तभी तो जब हमारी स्पिरिचुअलिज्म की बात करी जाती है, सनातन की बात करी जाती है, स्पिरिचुअलिज्म की बात करी जाती है, सबसे पहले क्या कहते हैं? मन से सब हटा दीजिए, कोई आपका शत्रु नहीं है, कोई आपका मित्र नहीं है। माफ करना सीखिए। स्पिरिचुअलिटी की जो पहली डेफिनेशन है वो ये, माफ कर दीजिए, माफ करिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आपको अपना शत्रु नहीं मारे, वो तो लूटने आया है, चलना है बढ़िया, माल काटेंगे आज, खूब घूमेंगे, ठीक है, लेकिन आप भूखे घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी नजर में वो शत्रु है कि मेरी शादी में तुमने मुंह बनाया था। समझ में आ रही है बात? समझाने का केवल पर्पज है, ठीक है। तो मतलब क्या है? जैसे चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन मरकरी चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। देखो, मेरा प्रयास आपके दिमाग में बिठाने का है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना बस। क्योंकि ज्योतिष तो आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हो और आगे भी पढ़ते ही रहोगे। मैं चाह रहा हूं कि आपके अब पढ़ना खत्म हो, रिसर्च चालू हो, ठीक है। आपका दिमाग वो ऑटो पायलट मोड पे जाए, आप ऐसे समझो जैसे हम समझाने की कोशिश करें। जब तक ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं समझेंगे, आप जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे और ज्योतिष नहीं आएगी आप। इट्स अ हैक, ये मैं जो आपको दे रहा हूं ना, ये की है। क्रैक कर लोगे इससे, एस्ट्रोलॉजी क्रैक हो जाएगी। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी ऐसे ही पढ़ते रहोगे, किताबें, कभी कोई कोर्स कर लोगे, फिर कहोगे यार उनका भी कर लेते हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा। कोई दो चीजें ज्यादा पढ़ा रहा है, कोई दो चीजें कम पढ़ा रहा है, लेकिन आपको चीजें समझनी है, उससे आपका भला होने वाला है, और किसी तरीके से आपका भला नहीं होने वाला। मतलब क्या है? चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मान रहा, लेकिन मरकरी जो है वो चंद्रमा को शत्रु मान रहा है। तो अगर चंद्रमा मान लो कन्या राशि में गया है, और कन्या राशि मान लो पड़ी है लगन में, तो चंद्रमा का कुछ नहीं जा रहा है। चंद्रमा 11th लॉर्ड है, जब कन्या राशि लगन में पड़ेगी तो 11th लॉर्ड चंद्रमा होगा ना। तो 11th लॉर्ड है चंद्रमा, वो लगन में आके बैठा है, उसकी बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, तुम्हें रगड़ देगा, पूरा करवा देगा। बॉडी पे आके बैठा है, आप मेहनत करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी डिजायर फुलफिल होती चली जाएगी, जो भी आपके मन में होगा। चंद्रमा अपना काम करवा दे। पीड़ित कौन हो जाएगा? लगन पीड़ित हो जाएगी। ध्यान रखना, जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो वो खुद भी पीड़ित होता है और अपने घर को भी पीड़ित करता है। जब कोई भाव पीड़ित होता है तो केवल भाव ही पीड़ित होता है, उसका घर पीड़ित नहीं होता, उसका लॉर्ड पीड़ित नहीं होता। जब कोई ग्रह पीड़ित होगा तो वो अपने घर को भी पीड़ित करेगा, जहां का वो लॉर्ड है वो भी पीड़ित होगा। लेकिन जब कोई भाव पीड़ित होगा तो केवल भाव पीड़ित होगा, उसका लॉर्ड पीड़ित नहीं होगा। ये लिख लेना स्टार बना के। मतलब अगर बुध, अगर मून लगन में आके बैठा है और वर्गो असेंडेंट है आपका, तो यहां पे चंद्रमा पीड़ित नहीं हुआ है, यहां पे लगन पीड़ित हुई है। और जब लगन पीड़ित होगी तो बुध तक कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो लगन आपकी पीड़ित हो गई है, किसकी वजह से? चंद्रमा के यहां आने की वजह से। समझ में आ रही है बात? अगर यहीं पे मरकरी मान लो 7th हाउस में बैठा हो, तो लगन पीड़ित है? नहीं है पीड़ित। क्यों? क्योंकि जब अपने घर का स्वामी अपने घर को देख लेता है तो सारी प्रॉब्लम अपने आप वो रिजॉल्व कर देता है। कंडीशन है ये, कंडीशन है। जब अपने घर को उस घर का मालिक देखेगा तो फिर वहां पे कितनी बैंड बजी है उसको मैनेज कर देगा। और अगर बली होके देख लिया, मान लो एक आपके घर में कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए, कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, ठीक है, और वो जाके आपके घर से कम 2000 किलोमीटर पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, घर वाले को कोई प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, उस तक बात नहीं पहुंच रही है। सुधीर जी, कभी कभी होता है कि सास जो अपनी बहू की बुराई बेटे से नहीं करती है। है ना? बहू भी अगर समझदार होती है तो सास की बुराई हस्बैंड से नहीं करती है, उनका दिमाग खराब क्यों करना है, हम ही मैनेज कर ले रहे हैं, संसी बेलन का प्रयोग करके हम ही मैनेज कर लेते हैं। वहां तक क्यों पहुंचा? तो क्या हो रहा है? मतलब ये तो घर की बात हो गई, लेकिन मान लो मोहल्ले वाला कोई परेशान कर रहा है,
ये मतलब कोई घर का आईएएस ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, रॉ में वो बताना नहीं चाह रहा है कि हम रॉ में है, ठीक है, वो कहीं है, उसने अपने घर वालों को भी नहीं बता रखा है कि भाई हम कोई बड़े अधिकारी हैं, कहीं हम काम करते, नहीं बताया उसने, ठीक है, वो कहीं बैठा, घर वाले टॉर्चर किए जा रहे हैं, एक नजर ही तो उसको घुमानी है अपने घर की तरफ, और सीधे एक कॉल जाएगी डीएम के पास, डीएम की कॉल आएगी एसपी के पास, एसपी की कॉल जाएगी थाना अध्यक्ष के पास, थाना अध्यक्ष पूरी फोर्स लेके जो ड्रामा किया होगा उसको पकड़ के चौधरी बना देगा, 1 मिनट बना देगा। एक बार ही तो देखना है, करते तुम साल भर रगड़े थे, हम एक बार रगड़ेंगे, तुम 10 साल भर नहीं पाओगे। ये होता है जब किसी घर का स्वामी अपने घर को देखता है। तुमने जितना आतंक मचाना था मचा लिया, ठीक है, अब मेरी बारी आई है। ये कौन कहता है? उस घर का स्वामी कहता है। इसलिए जब भी कितनी भी प्रॉब्लम पड़ी रहेगी किसी भी घर पे, इसको बोलते हैं जड़ अगर खराब हो गई है, लेकिन जीव अगर अपने जड़ को देख रहा है तो जड़ सुरक्षित हो जाएगी, जड़ को बचा देगा। लेकिन अगर जीव भी पीड़ित हो गया, जड़ भी पीड़ित हो गई, तो फिर बंटाधार है। कंडीशन नंबर 1 क्या बताया था मैंने? इसी तरीके से एक बार और समझ लो, ठीक है। हाँ जी। तो क्या हो रहा है जब मंगल, ठीक है, मंगल किसको अपना शत्रु मानता है? बुध को, ठीक है, मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है। और किसको किसको शत्रु मानता है? शनि को, और राहु को। चलो, मंगल शनि को शत्रु मानता है ना। देखिए, चलिए चार्ट, कुंडली आ रही है आप सबके सामने, स्क्रीन पे है, अजय जी है कुंडली, ठीक है। अब मंगल बैठ गया है यहाँ पे, समझना केवल, मंगल है यहाँ पे, मंगल उच्च का होता हुआ तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है? मंगल शनि को अपना शत्रु मानता है क्या? नहीं मानता, ठीक है, बुध को अपना शत्रु मानता है, ठीक है। कौन पीड़ित होगा? ये घर ही पीड़ित होगा, होगा, ठीक है। चलो, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है अभी। अब मंगल बैठा है यहाँ, अब कौन पीड़ित हुआ है? अब कौन पीड़ित हुआ है? मार्स पीड़ित हुआ है, मंगल पीड़ित हो गया। तो जब मंगल पीड़ित होगा तो कौन कौन पीड़ित होगा? मंगल भी पीड़ित होगा, मंगल के दोनों घर भी पीड़ित होंगे, मतलब 5th हाउस भी पीड़ित है और 10th हाउस भी पीड़ित है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस कुंडली में जब मंगल पीड़ित हुआ है तो इस कुंडली में केवल 5th हाउस ही पीड़ित है, 10th हाउस पीड़ित नहीं है। आंसर कौन करने जा रहा है इस कुंडली में? बताइए, रचनांक जी आप बताएंगे, कौन बताने जा रहा है? चलो हैंड रेस करो, सिद्धार्थ जी बताइए, हमारे अति प्रिय सिद्धार्थ जी बताइए। मंगल मंगल 8th एस्पेक्ट से अपने ही राशि को देख रहा है। अपने घर को देखेगा, यस, जी सर। ठीक है। ये देखो किसी ने जी। अपना कारनामा दिखाया है, लाल रंग खींची है, लाल रेखा, अनुरोध है आपसे, हमें करने दीजिए सब, सीमा जी, ये हमारा काम है, ठीक है। आपका नहीं। तो क्या हो रहा है? मंगल पीड़ित हो गया, जी सर। मंगल इसमें पीड़ित है, तो क्या क्या चीजें, मंगल किन किन हाउसेस का कारक बनता है? 5th एंड 10th। कारक, कारक, कारक 3rd हाउस का एंड 3rd हाउस का कारक बनता है, और 6। अच्छा ये बताओ, 3rd हाउस पीड़ित हुआ है क्या? 3rd जी हाउस सर, हुआ है। क्या, हुआ है सर। कैसे पीड़ित हुआ है? मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, बुध की राशि कन्या राशि। नहीं तो बुध तो नहीं मानता ना मंगल को शत्रु, बुध तो चंद्रमा को शत्रु मानता है। ओके सर। बुध तो चंद्रमा को शत्रु मानता है, ये 3rd हाउस पीड़ित नहीं होगा, तीसरे भाव का कारक पीड़ित जरूर है, जो मंगल पीड़ित है, ठीक है। तो एफर्ट्स करने में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एफर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा, बट करने के बाद निराशा हाथ लग जाएगी, यार फालतू मेहनत कर लिए, जरूरत ही नहीं थी। समझ में आ रही है बात? तो बिना मेहनत किए भी हो सकता था, या कहीं और कर लेते तो और सक्सेसफुल हो जाते। सिद्धार्थ जी, जी, लेकिन सर एट द एंड मिल जाएगी उसको, कठिन और प्रयासों के बाद, क्योंकि वो 10th भाव को वो देख छोड़ो रहा है ना, तो। आप पहले मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए, जी जी। ठीक है सभी लोग। क्या होगा देखो, बुध के घर में बैठा है मंगल, मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, इसलिए मंगल पीड़ित हो गया। अब मंगल जिन जिन हाउसेस का कारक बनता है वो हाउस पीड़ित हो जाएंगे। कौन सा कारक पीड़ित होगा? कारक 3rd स्टेज है, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, ठीक है, वहां सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 3rd हाउस पीड़ित नहीं होगा। क्यों नहीं पीड़ित होगा? क्योंकि बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता। यहां अगर मार्स के साथ मून बैठा होता तो 3rd हाउस भी पीड़ित हो सकता,
तो फिर थर्ड हाउस भी पीड़ित हो जाता है। यहाँ पे थर्ड हाउस पीड़ित नहीं है, केवल मंगल पीड़ित है। तो मंगल जब पीड़ित होगा तो मंगल खुद भी पीड़ित होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, जिन जिन हाउसेस का वो कारक है, जिन हाउसेस का वो कारक बना हुआ है, उन हाउसेस के कारक पीड़ित हो गए। जैसे थर्ड हाउस का भी वो कारक बनता है सरिता जी, थर्ड हाउस का भी कारक बनता है, इसलिए थर्ड हाउस का कारक पीड़ित हो गया। दूसरी बात क्या है, जिन हाउसेस का वो लॉर्ड है वो हाउस पीड़ित हो गए। तो पांचवें भाव का लॉर्ड बना है और 10वें भाव का लॉर्ड बना है, इसलिए ये दो हाउस भी पीड़ित हो गए। लेकिन चूंकि मंगल 8th एस्पेक्ट से अपने 10th हाउस को देख रहा है, एरीज साइन को देख रहा है, इसलिए 10th हाउस पीड़ित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मंगल अपने घर को देख रहा है। लेकिन वहीं पे 5th हाउस पीड़ित हो जाएगा। मतलब जब ये व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करने का सोचेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ट्रबल आएगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा कि मेरे को करना क्या है। करते करते फिर क्लैरिटी होगी कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना। क्लियर हो रही है बात। दूसरा, मंगल जब पीड़ित है तो थर्ड हाउस का कारक होता है। ये व्यक्ति जब मेहनत कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, तो लास्ट में बोलेगा यार इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी, इतनी मेहनत हम कहीं और कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल सही है सर। क्यों, लेकिन 10th हाउस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, करियर के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि मंगल ने अपने घर को बचा लिया। जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो उस घर से संबंधित कितनी भी प्लैनेटरी रिलेशंस ऐसे बने हों जो कि एनिमिटी वाले हैं, उनको बचा ले जाता है। एक बार में एक बम मारेगा, सब खत्म। समझ में आ रही बात। तो रूल लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए आप। रूल नंबर 1, जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो वो अपने हाउसेस को भी पीड़ित करता है जहां पे उसकी राशियां पड़ी होती हैं। जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो उन घरों को भी पीड़ित करता है जहां पे उसकी राशियां पड़ी होती हैं। लेकिन अगर वो अपनी राशि वाले घर को देख ले तो वो हाउस पीड़ित नहीं होगा, बच जाएगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, जब कोई प्लैनेट किसी भाव में बैठा हो लेकिन भाव का स्वामी उसे अपना शत्रु मानता हो। रश्मि जी, जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठा हो और उस भाव का स्वामी उस ग्रह को अपना शत्रु समझता हो तो उस स्थिति में भाव पीड़ित हो जाता है। और इसका फर्क भाव पीड़ित होने से ग्रह पीड़ित नहीं होता है। वहीं अगर जो भाव पीड़ित हुआ है उस भाव का स्वामी उस घर को देख ले, भले वो कितना ही पीड़ित क्यों ना हो, मतलब यहां पे ग्रह भी पीड़ित होगा या भाव भी पीड़ित होगा तो भी भाव बच जाएगा। जैसे आप मूवीज में देखते होगे कि आप हीरो को चाहे जितना मारो, ठीक है, जो उसका सेंसिटिव एरिया है, चाहे कोई लड़की हो, हीरोइन हो, चाहे उसकी अपनी फैमिली हो, चाहे उसकी अपनी बहन हो, जो भी उसका इमोशनल बाउंड उसमें दिखाया गया मूवी में, जैसे उस पर बात आएगी वो खंबे भी खत्म कर, खंबे भी उचाड़ लेगा, सिलेंडर भी मार देगा, गोली भी मार देगा, कुछ भी कर देगा। जब आप मूवीज देखते हैं तो फिर क्या होता है, जिससे उसका लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, उसको आपने टॉर्चर करने की कोशिश करी, फिर वो ईगो में आ जाता है, आ जाता है मूवीज में, किसी भी पिक्चर में। यही हाल यहाँ पे होता है। मतलब वो भले पीड़ित है, वो भले 4 शत्रुओं से घिरा हुआ है, लेकिन अपने घर को वो बचा लेगा जैसे ही देखे। तो 2 रूल हैं। क्या रूल है, जिस राशि में कोई ग्रह बैठा है अगर उस राशि लॉर्ड को वो अपना शत्रु मानता है तो ग्रह पीड़ित हो जाता है। और जब ग्रह पीड़ित होता है तो उन उसकी जिन घरों में राशियां पड़ी हैं वो घर भी पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ग्रह अपने उस घर को देख लेता है तो उस घर को बचा लेता है, जिस घर को देख लेता है उस घर को बचा लेता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये है, जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठा होता है लेकिन भाव का जो स्वामी है वो उस ग्रह को अपना शत्रु मान रहा होता है तो भाव पीड़ित हो जाता है और इसका प्रभाव उस भाव के ग्रह स्वामी पर नहीं पड़ता है। और वहीं अगर उस भाव का स्वामी अपने भाव को किसी भी दृष्टि से देख ले तो उस भाव की जो दूषितता है वो समाप्त हो जाती है। क्लियर हो गई बात। कंडीशन बताएं मजेदार, ठीक है, चलो दिखाते। देखिए इसको समझ लीजिए। अब पहले लेकिन मुझे ये बताइए, मंगल किसको शत्रु मानता है, किसको किसको शत्रु मानता है मंगल, मरकरी को केवल, है ना। सूर्य किसको शत्रु मानता है, शनि को और वीनस को, सैटर्न वीनस दोनों को सूर्य मानता है शत्रु, है ना। और शनि भी जो है वो सूर्य को अपना शत्रु मानता है, मानता है, पक्का है। तो शनि भी सूर्य को अपना शत्रु मानता है, सूर्य भी शनि को अपना शत्रु मानता है। नवीन जी समझ में आ गई बात। कंडीशन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, इस पे काम करना, ना समझ में आया नेक्स्ट क्लास में पूछना, सबके लिए ओपन रहेगा, पहले पढ़ाएंगे फिर आंसर करेंगे, ठीक है। इसी कुंडली में मान लो
सूर्य जो है वो यहां बैठा है। समझना केवल, क्योंकि ज्योतिष को आप जितना अच्छे तरीके से समझेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है और हमारा समय बचेगा। सूर्य बैठा है यहाँ, तो जब सूर्य यहाँ पे बैठा है तो ये भाव भी पीड़ित हो गया, क्योंकि ये भाव का जो स्वामी है इसको अपना शत्रु मानता है, और सूर्य भी शनि को अपना शत्रु मानता है। अजय जी, तो क्या क्या पीड़ित हुआ? ये भाव भी पीड़ित हो गया, ठीक है, और ये ग्रह भी पीड़ित हुआ। जब ये पीड़ित हुआ तो ये ग्रह भी, ये हाउस भी पीड़ित हो गया। हो गया, मतलब एक सूर्य के यहां बैठ जाने से ये घर भी पीड़ित है, ये ग्रह भी पीड़ित है, और ये भाव भी पीड़ित है। कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। क्या चेंज हुई कंडीशन? शनि आके यहां बैठ गया। सेट। अब क्या हुआ? शनि का जैसे ही इस पे एस्पेक्ट पड़ा, ये घर बच गया, ये सूर्य डबल पीड़ित हो गया। डबल पीड़ित क्यों हुआ? एक तो शत्रु देख रहा है, शत्रु के घर में भी बैठा है, अब सूर्य डबल पीड़ित हो गया, और ये घर बच भी गया। तो शनि ने अपना घर भी बचा लिया और सूर्य को डबल मार भी दे दी। यहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि यार शनि सूर्य को देख रहा है तो शनि भी पीड़ित हो रहा है। शनि अपने घर को देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है, तो सूर्य को भी बैंड बजाएगा। अब तो घर बंद करके कुंडी लगा के मारेगा। ठीक है, तो अभी गेट भी बंद है, कमरा भी बंद है, कुंडी लग गई, अब कुटाई चालू है। अपना घर बचा लिया, सूर्य को डबल पीड़ित कर दिया, तुम यहां भी मरो, लगन भी तुम्हारा, कारक भी खत्म, पंचम भाव संतान खत्म, सब खत्म तुम्हारा। ठीक है, संतान सुख भी गया तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी लगन भी पीड़ित कर दी, तुम बीमार एक बार पड़ोगे उठ भी नहीं पाओगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप रश्मि जी? उसके बाद तो हमारा विनाश करने आए थे, तुम्हारा डबल विनाश करते हैं। तो सूर्य भी पीड़ित हो गया, डबल पीड़ित, और उसका घर भी जाके पीड़ित हो गया। वो जितना पीड़ित होगा उतना घर पीड़ित होगा, मतलब सेकंड हाउस का फल खत्म। और यहाँ पे अभी तक सूर्य कंप्रोमाइज कर रहा था, चलो हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबे हैं, हम तो डूब ही रहे हैं, तुम्हें भी ले डूब रहे हैं। शनि ने आके पूरा खेल ही खराब कर दिया। शनि कह रहा तुम डूब रहे हो, तुम ही डूबो, हम बच जा रहे हैं। अब आज प्रीवियस क्लास में मैंने आपको भाव कारक स्वामी की इंपॉर्टेंस बताई, आज की क्लास में उनका जो फंक्शन, काम कैसे करता है वो बताया है, और थोड़ी सी कोशिश करिए उपाय बताने की। नेक्स्ट क्लास में हम पहले आपको उपाय बताएंगे, उपाय करना कैसे है, और आप आज की क्लास और प्रीवियस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हुए हैं उनको आप इस टॉपिक्स पे काम करिए। आपको नहीं समझ आता है, आप उसके डाउट को क्लियर करिए। ठीक है,